प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, और कृपया करके इस चैनल को बढ़ाने के लिए आप इसको सब्सक्राइब कीजिए, साथ साथ अपने दोस्तों के बीच। गुड इवनिंग फ्रेंड्स, आज की अपडेट कुछ इस प्रकार से है। आज हम सबसे पहले बात करेंगे ओलंपिक की। फिलिस्तीनी आतंकी समूह ब्लैक सितंबर ने 1972 के म्यूनिख ओलंपिक में हिस्सा लेने गई इजरायली टीम के 11 सदस्यों की मौत के घाट उतार दिया था। अब पेरिस में भी इसराइल के दल पर ऐसा ही हमला हो सकता है। दरअसल इसराइल और ईरान की दुश्मनी किसी से छुपी नहीं है, और जिस पेरिस शहर में ओलंपिक खेल आयोजित हो रहे हैं वहाँ ईरान अपने कई दुश्मनों को निशाना बना चुका है। ईरान की कुछ फोर्स दुनिया भर के ईरान के दुश्मनों को तलाश कर मारने के लिए कुख्यात रही है। पेरिस में आयोजित ओलंपिक खेलों के आयोजन को लेकर सुरक्षा के इंतजाम बेहद पुख्ता है, लेकिन ईरान इसमें सेंध नहीं लगा सकता, ऐसा भी नहीं है। आधुनिक ईरानी इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ तब आया जब साल 1979 में ईरान के सर्वोच्च धर्मगुरु आयतुल्ला रुहुल्लाह खुमैनी की ईरान में वापसी हुई। वो पेरिस से निर्वासन के बाद वापस ईरान लौटे थे। ईरान और फ्रांस के संबंध तब तक तो अच्छे थे, लेकिन इसके बाद वो बद से बदतर स्थिति में पहुंच गए। फ्रांस ने देश के पूर्व नेता शाह मोहम्मद रज़ा पहलवी के शासन में तेहरान के साथ मजबूत राजनयिक संबंधों का आनंद लिया था, लेकिन इस्लामी गणतंत्र ईरान की स्थापना के साथ ही दोनों देशों के बीच संबंध खराब होने लगे। जुलाई 1991 में शाह के शासन में ईरान के अंतिम प्रधानमंत्री शाहपुर बख्तियार की हत्या पश्चिमी पेरिस के उपनगर सुरेशनेस में कर दी गई थी। शाह के सत्ता से बेदखल होने के बाद से ही फ्रांस में निर्वासन में रह रहे बख्तियार को इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान के सबसे गंभीर विरोधियों में से एक माना जाता था। फ्रांस से आयतुल्ला खुमैनी को इतनी चिढ़ थी कि उन्होंने इस देश को छोटा शैतान भी कह दिया था। साल 1980 के दशक में तेहरान पर लेबनान में फ्रांसीसी नागरिकों को बंधक बनाने के साथ पेरिस में बम हमलों की एक श्रृंखला की साजिश में ईरान का नाम आया था। इसमें कुल 13 लोगों की जान चली गई और 250 अन्य घायल हो गए थे। फ्रांस में ईरानी दूतावास में अनुवादक के रूप में काम करने वाले वाहिद गोर्जी का नाम इसमें सामने आया था। साल 2018 में पेरिस में ईरानी विपक्षी समूह की रैली पर बम विस्फोट की साजिश के पीछे ईरान का खुफिया मंत्रालय का नाम एक बार फिर सामने आया। फ्रांसीसी सरकार ने 2 वरिष्ठ ईरानी अधिकारियों की संपत्ति जब्त कर ली, और फ्रांसीसी शहर डनकर्क में पुलिस ने एक शिया मुस्लिम के केंद्र पर छापा मारा जिसका ईरान से घनिष्ठ संबंध था। ईरान के गुरु पेरिस में रहने वाले राष्ट्रीय प्रतिरोध परिषद के सदस्यों को अपना दुश्मन समझते हैं। एनसीआरआई को संतुष्ट समूह मुजाहिदीन ए खल्फ की राजनीतिक शाखा माना जाता है, जिसे ईरान ने आतंकवादी संगठन घोषित किया है। ईरान ने साल 1979 की क्रांति के बाद से 4 दशकों में एशिया, यूरोप, उत्तरी अमेरिका और दक्षिण अमेरिका में अपने दुश्मनों की हत्या की है। ईरान के बाहर काम करने वाले इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कोर्प्स IRGC की कुलीन शाखा कुद्स फोर्स का ज़्यादातर हमलों या साजिशों से संबंध रहा है। इसने कई हमलों में लेबनान के हिजबुल्लाह जैसे स्थानीय प्रॉक्सी के साथ समन्वय किया है, उसका इस्तेमाल किया है। वे साल 1983 में लेबनान में अमेरिकी शांति सैनिकों पर बमबारी से जुड़े थे, जिसमें 241 मरीन मारे गए थे। विदेश मंत्रालय विभाग 210 ने कथित तौर पर ऑपरेशन में मदद की या ईरानी खुफिया सेवाओं के साथ समन्वय किया। अगस्त 1991 में राजशाही के दौरान ईरान के अंतिम प्रधानमंत्री शाहपुर बख्तियार की 2 लोगों ने हत्या कर दी थी। इसमें ईरान का विदेश मंत्रालय भी शामिल था, जिसने कथित तौर पर 2 लोगों को झूठे नामों से पासपोर्ट जारी किए ताकि वे व्यवसायी के रूप में पेश आ सकें, और फिर उन्हें फ्रांस का वीज़ा दिलाने में मदद की। दिसंबर 1979 में पूर्व शाह के भतीजे और शाही नौसेना में कैप्टन शाहरियार शफीक को फ्रांस शहर में उनकी मां के घर के बाहर मुस्लिम लिबरेशन ग्रुप ने गोली मारकर हत्या कर दी थी। इसके बाद से ईरान ने पेरिस में कई विरोधियों की हत्या की। फरवरी 2012 में कथित तौर पर नई दिल्ली में बम विस्फोट के जरिए इजरायली दूतावास के कर्मियों को निशाना बनाया गया। इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने तब कहा था कि इस हमले के पीछे ईरान और उसके प्रतिनिधि हिजबुल्लाह थे। पश्चिमी यूरोप में फ्रांस एक मुस्लिम बहुल आबादी वाला देश है। करीब 7 करोड़ आबादी वाले इस देश में करीब 5 मिलियन मुस्लिम रहते हैं। फ्रांस में अधिकांश मुसलमान सुन्नी संप्रदाय के विदेशी मूल के हैं, जबकि शिया और अहमदिया भी बड़ी संख्या में रहते हैं। मुस्लिम अप्रवासी ज़्यादातर अल्जीरिया, उत्तरी अफ्रीका में अन्य पूर्व फ्रांसीसी उपनिवेशों में आकर यहाँ बस गए। ये लोग गरीब हैं तथा कुछ फोर्स के सहयोगी आसानी से बनाए जा सकते हैं। गाज़ा में इजरायली कार्रवाई से मुस्लिम सुन्नियाँ नाराज़ है, जिसका फ़ायदा कुछ फोर्स उठा सकती है। इसराइल को सबक सिखाने के लिए ईरान और हिजबुल्लाह किसी भी हद तक जा सकते हैं। जाहिर है कि उनके लिए पेरिस आजमाया हुआ शहर है और इस ओलंपिक की सुरक्षा के लिए बेहद खतरनाक साबित हो सकता है। आइए अब हम बात करते हैं पाकिस्तान के बलूचिस्तान शहर की। पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में लोग अब खुलकर सेना की ज्यादतियों के खिलाफ आ गए हैं। सोमवार को प्रांत के ग्वादर जिले में राष्ट्रवादी बलूच आंदोलनकारी बलूच
एक जेएटी समिति की रैली के दौरान प्रदर्शनकारियों का गुस्सा फूट पड़ा और वहां तैनात सुरक्षा बलों के साथ भिड़ गए। इसमें पाकिस्तानी सेना के एक जवान की मौत हो गई और एक अधिकारी समेत 16 अन्य घायल हो गए। प्रदर्शनकारी समिति के सदस्यों की रिहाई की मांग कर रहे हैं। वीवाईसी अपने सदस्यों की रिहाई की मांग को लेकर 2 दिनों से ग्वादर में धरना प्रदर्शन कर रहा है। समिति की नेता महरंग बलोच ने कहा कि जब तक हिरासत में लिए गए आंदोलनकारियों को रिहा नहीं किया जाता तब तक धरना जारी रहेगा। प्रदर्शनकारी का अनुशासन और साहस की सराहना करते हुए महरंग ने सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा, आज आप लोगों ने न केवल पाकिस्तान को बल्कि पूरी दुनिया को संदेश दिया कि राज्य में की बंदूकें और शक्ति लोगों के सामने धूल का ढेर है। BYEC के मुताबिक पाकिस्तानी सुरक्षा बलों ने बलूचिस्तान विश्वविद्यालय के सामने धरने पर हमला किया और 12 महिलाओं और 50 से अधिक पुरुषों का अपहरण कर लिया। ये हम दूसरी खबर भी पाकिस्तान के बारे में है। पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा के कुर्रम जिले में ज़मीन के एक टुकड़े के लिए 2 कबायली समूहों के बीच संघर्ष में कम से कम 36 लोग मारे गए और 162 घायल हो गए। अधिकारियों ने रविवार को ये जानकारी दी है। अधिकारियों ने बताया कि ऊपरी कुर्रम जिले के बोसेरा गांव में 5 दिन पहले भीषण झड़पें शुरू हो गई थी। इस गांव में पहले भी जनजातीय और धार्मिक समूहों के बीच घातक संघर्ष के साथ साथ सांप्रदायिक झड़पें और आतंकवादी हमले हो चुके हैं। पुलिस ने बताया कि अफगानिस्तान की सीमा से लगे खैबर पख्तूनख्वा के कुर्रम जिले में पिछले 5 दिन में जनजातीय संघर्ष में 36 लोग मारे गए और 162 अन्य घायल हो गए। पुलिस ने बताया कि अधिकारियों ने आदिवासी बुजुर्गों, सैन्य नेतृत्व, पुलिस और जिला प्रशासन की मदद से कुछ समय पहले बोशेरा, मलिकेल और डंडार इलाकों में शिया तथा सुन्नी जनजातियों के बीच समझौता कराया है। हालांकि जिले के कुछ अन्य हिस्सों में गोलाबारी अभी भी जारी है। वहीं एक अधिकारी ने बताया कि शेष क्षेत्रों में भी संघर्ष विराम के प्रयास किए जा रहे हैं। ये हम बात करते हैं इटली की। इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने हाल ही में आर्थिक संबंधों को मजबूत करने के लिए चीन का दौरा किया। उनका यह दौरा इसलिए भी महत्वपूर्ण था क्योंकि इटली हाल ही में चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव से अलग हुआ है। चीन अमूमन उस देश के साथ बुरा बर्ताव करता है जो उसके साथ संबंधों को कमज़ोर करता है। इसके बावजूद चीन ने इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी को जबरदस्त स्वागत किया है। उनके साथ कई बड़े मुद्दों पर बात की है। माना जा रहा है कि मेलोनी का फोकस चीन के साथ अधिक संतुलित व्यापार संबंध बनाने पर है। वह दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के साथ इटली के आर्थिक संबंधों को मजबूत करना चाहती हैं। ऐसे में जाने उनकी यात्रा के 10 मुख्य बिंदु क्या हैं। प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने इटली और चीन के बीच व्यापार संबंधों को फिर से संतुलित करने की आवश्यकता पर जोर दिया। वर्तमान में चीन में इतालवी निवेश इटली में चीनी निवेश से काफ़ी अधिक है, जिसका अनुपात लगभग 3:1 है। मेलोनी की यात्रा का उद्देश्य व्यापार बाधाओं को कम करना और अधिक निष्पक्ष विनिमय सुनिश्चित करना है। बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव से इटली का अलग होना। इटली 2019 में चीन की बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव में शामिल होने वाला एकमात्र G7 देश था, जिसका उद्देश्य प्राचीन सिल्क रोड की याद दिलाने वाले बुनियादी ढांचे और व्यापार संबंधों को बढ़ाना था। हालांकि इटली ने पिछले साल अमेरिका के दबाव में इस पहल से किनारा कर लिया था, लेकिन अभी भी चीन के साथ संबंध मजबूत और व्यापार संबंध बनाए रखने का लक्ष्य रखता है। चीन के लिए इटली का रणनीतिक महत्व। BRI से बाहर निकलने के बावजूद इटली यूरोप के भीतर चीन के लिए एक प्रमुख भागीदार बना हुआ है। मेलोनी ने यूरोपीय संघ से प्रभावित मध्यस्थ आवाज़ के रूप में इटली की अनूठी स्थिति पर प्रकाश डाला, विशेष रूप से चीनी वस्तुएं जैसे इलेक्ट्रिक वाहनों पर यूरोपीय संघ के टैरिफ के संबंध में। इतालवी निर्यात बढ़ाने पर ध्यान। अपनी यात्रा के दौरान मेलोनी ने चीनी बाजार में इतालवी उत्पादों की पहुंच में सुधार के लिए इटली की मंशा व्यक्त की है। मौजूदा व्यापार बाधाओं को दूर करके इटली को आर्थिक सहयोग बढ़ाने के लिए चीन को अपने निर्यात की मात्रा बढ़ाने की उम्मीद है। मेलोनी ने यूरोपीय संघ चीन संबंधों को आकार देने में इटली की महत्वपूर्ण भूमिका पर प्रकाश डाला। उन्होंने यूरोपीय संघ और चीन के बीच अधिक संतुलित व्यापार संबंधों की उम्मीद जताई है। बातचीत का सुविधाजनक बनाने में इटली की रणनीतिक स्थिति को स्वीकार किया है। चीनी EV पर यूरोपीय संघ का टैरिफ निर्णय। यूरोपीय संघ अक्टूबर में चीनी इलेक्ट्रिक वाहनों पर टैरिफ लगाने के लिए मतदान करने वाला है। इटली ने इस टैरिफ के लिए समर्थन का संकेत दिया है, जो यूरोपीय बाजार को प्रभावित करने वाले प्रतिस्पर्धी मूल्य वाले चीनी EV के प्रभाव पर उनकी चिंताओं को दर्शाता है। चीन के साथ व्यापार पर इटली की स्थिति। मेलोनी ने स्पष्ट किया कि इटली BRI का हिस्सा नहीं होने के बावजूद अन्य यूरोपीय देशों की तुलना में चीन से व्यापार या निवेश की उच्चतम मात्रा का अनुभव नहीं करता है। यह इटली के लिए चीन के साथ अपनी आर्थिक रणनीति को फिर से परिभाषित करने और बढ़ाने की आवश्यकता को उजागर करता है। शी जिनपिंग के साथ कूटनीतिक जुड़ाव। डियाओ तोलोई स्टेट गेस्ट हाउस में चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ अपनी बैठक के दौरान मेलोनी ने चीन के साथ घनिष्ठ सहयोग करने की इटली की इच्छा को दोहराया। उन्होंने व्यापक यूरोपीय संघ चीन संवाद और व्यापार संबंधों में इटली की भूमिका के महत्व पर जोर दिया। BRI के बाद इटली की आर्थिक रणनीति। BRI से बाहर निकलने के बाद इटली चीन के साथ एक अधिक स्वतंत्र और संतुलित व्यापार रणनीति विकसित करना चाहता है, जिसमें दोनों देशों के लिए पारस्परिक लाभ और निवेश के अवसरों में वृद्धि पर ध्यान केंद्रित किया जाए। इटली चीन संबंधों के लिए मेलोनी का व्यापक दृष्टिकोण। प्रधानमंत्री मेलोनी एक ऐसे भविष्य की कल्पना करती हैं
जहां इटली यूरोप में अपनी अनूठी स्थिति का लाभ उठाकर चीन के साथ मजबूत आर्थिक संबंधों को बढ़ावा दे सके और एक अधिक न्यायसंगत और समृद्ध वैश्विक व्यापार वातावरण में योगदान दे सके। आज के लिए बस इतना ही, बाकी मिलते हैं कल आपसे नई खबरों के साथ। धन्यवाद।